नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वैदिक इंप्रेशंस पर। आज हम बात करने वाले हैं नवमांश कुंडली की। नवमांश कुंडली आमतौर पर यह समझा जाता है कि नवमांश कुंडली को देखना चाहिए शादी और विवाह के योग देखने के लिए, या शादी होने के बाद शादी का क्या फल होगा, कैसी रहेगी शादी। यही सब इन जनरल पीपल फील कि नवमांश कुंडली का यही उपयोग है, पर ऐसा नहीं है। नवमांश कुंडली का उपयोग इससे कहीं ज्यादा है। स्पेशली नवमांश कुंडली आपके कुंडली की ओवरऑल स्ट्रेंथ दिखाती है। जैसे कि जो स्मार्टफोन है उसका जो फ्रंट एंड है जिसमें आप एप्लीकेशंस यूज करते हैं, अगर उसको हम मान ले कि वो आपकी लगन कुंडली है, जिसको D1 चार्ट भी बोलते हैं, राइट। तो जो उस स्मार्टफोन की स्ट्रेंथ है, जो सिग्नल, वो आपकी नवमांश कुंडली है, वो आपकी D9 कुंडली है। तो अगर सिग्नल स्ट्रांग नहीं होगा तो जो स्मार्टफोन की एप्लीकेशंस हैं वो सही नहीं चलेंगी, वो आपको वो रिजल्ट नहीं देंगी जो आप चाहते हैं। ये अहमियत है नवमांश कुंडली की ओवरऑल प्रिडिक्शंस में। अगर मैं आपको एस्ट्रोलॉजी की भाषा में समझाऊं तो अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह, मैं लगन कुंडली की बात कर रहा हूं यहाँ, अगर लगन कुंडली जिसको हम D1 चार्ट बोलते हैं, जिसको हम आमतौर पर देखते हैं, राइट, अगर उसमें कोई प्लेनेट मान लीजिए बहुत स्ट्रांग बैठा है, एग्जॉल्टेड है, और उस पर किसी मेलेफिक प्लेनेट का असर नहीं है, अच्छी पोजीशन पे बैठा है, मान लीजिए केंद्रीय त्रिकोण में बैठा है, तो वो ऐसा अपीयर होगा कि ये प्लेनेट बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन अगर ये प्लेनेट नवमांश कुंडली में ठीक नहीं बैठा है, मान लीजिए वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, या उसके साथ कोई राहु केतु या और कोई मैलेफिक प्लैनेट कनेक्ट हो जाते हैं, तो जो D1 कुंडली दिखा रही है कि प्लैनेट बहुत स्ट्रांग है और हम प्रिडिक्शन देना शुरू कर दें उसको देखकर कि ये रिजल्ट आएंगे, असली में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नवमांश कुंडली में वो प्लैनेट वीक है या अफ्लिक्टेड है। इसीलिए प्रिडिक्शन करते समय कभी भी D1 चार्ट से जो हम प्रिडिक्शन करने वाले हैं उसको कंफर्म करने के लिए हमेशा हमें D9 या नवमांश चार्ट को देखना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है नवमांश कुंडली में। अगर चाहे तो हम कई दिनों तक बोल सकते हैं, इतना मटेरियल है, और काफी कुछ ऐसा भी है जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं भी हुआ है। पर इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे सूत्र बताऊंगा जो नवमांश कुंडली से रिलेटेड हैं, जिसको अगर आप समझ लें और उसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे कुंडलियों पर, तो आप ये जान लेंगे कि कौन सा भाव आपके लगन चार्ट का स्ट्रांग है, कौन सा प्लैनेट है जो आपको अच्छे या कम अच्छे फल देगा, और वो रिजल्ट्स आपको कब मिलेंगे। ये सब आप इन 5 सूत्र को समझने के बाद जान जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये कौन से 5 सूत्र हैं। सूत्र नंबर 1, जिसके 2 पार्ट हैं, तो ये सूत्र नंबर 1 और सूत्र नंबर 2, इसको बोला जाता है राशि तुल्य नवांशा। क्या होता है राशि तुल्य नवांशा, कैसे चेक करें इसको। मान लीजिए सबसे पहले आप लगन को देख रहे हैं, राइट। तो देखिए कि आपका जो लगन कुंडली है, D1 चार्ट जो है, उसमें लगन में कौन सी राशि है। फिर देखिए जाकर कि नवमांश कुंडली के लगन में कौन सी राशि है, और काउंट कीजिए D1 की लगन की राशि से D9 के लगन की राशि तक। एग्जाम्पल से समझाता हूं। मान लीजिए कि आपकी लगन कुंडली यानी D1 चार्ट में जो राशि है वो है टॉरस, और नवमांश कुंडली के लगन में जो राशि है वो है कैप्रिकॉन। तो टॉरस यानी कि वृष राशि नंबर 2 है, कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि नंबर 10 है।
तो लगन कितना शिफ्ट हुआ, कितना डिस्टेंस चला, 2 से 10 तक। तो काउंट कीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी लगन 9 घर शिफ्ट हुआ है। 9वां घर किस बात का होता है? हमारे धर्म का या हमारे भाग्य का। इसका मतलब है ये जो जातक जिसकी भी कुंडली में जो लगन है वो 9 घर शिफ्ट हुआ है, उसकी उसका जो भाग्य है वो अच्छा है। वो उसको भाग्य की वजह से उसको अच्छे फल मिलेंगे। ठीक है। वो जातक या जातिका धर्म के कार्य में या अपने पिता से बहुत कनेक्टेड होगा, क्योंकि 9वां घर हमारे पिता का भी या धर्म का होता है। तो इस तरह से इस सूत्र को हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि D1 में तो वही लगन है टॉरस, लेकिन D9 का जो लगन है वो हो जाता है जेमिनी, विच इज नंबर 3 राशि। तो लगन कितना शिफ्ट हुआ? 2 घर। 2 घर यानी सेकंड हाउस किस चीज का है? फैमिली का है, हमारे वित्त का है, यानी फाइनेंस का, एसेट्स का। तो इसका मतलब है कि इस जातक को जिंदगी में कभी भी फैमिली या फाइनेंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। उसको इन सब की बहुलता होगी, उसको इस सबका ये सब चीजें अवेलेबल रहेंगी। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं कि हमें आपके लगन में और नवमांश लगन में कितनी हाउसेस का डिस्प्लेसमेंट है। बेस्ड ऑन दैट द प्रिडिक्शन कैन बी मेड। अगर चौथे 4 घर मूव हुए हैं तो खुशियों का घर है, 5 घर मूव हुए तो इंटेलिजेंस का, क्रिएटिविटी का या पुत्रों का। इस तरह से हमको प्रिडिक्शन करना चाहिए। यही डिस्प्लेसमेंट अगर 6, 8 या 12 राशियों का है तो फिर आपको मालूम है 6, 8, 12 राशियां अच्छी नहीं मानी जाती। तो वह जातक जो है अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में ट्रबल्स फेस करेगा या स्ट्रगल होगी, और बाकी सब कुंडली को देख के समझ में आना चाहिए कि वो किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये तो रहा पहला सूत्र। अब दूसरे सूत्र की बात करते हैं। वो भी राशि तुल्य नवमांश का दूसरा पार्ट है, जिसमें हमें देखना चाहिए प्लैनेट्स को। कैसे देखें? सेम प्रोसीजर है। मान लीजिए कि कोई प्लेनेट बैठा है किसी राशि में, ऑफकोर्स वो D1 चार्ट में कहीं तो बैठा होगा। तो मान लीजिए हम बात करते हैं जुपिटर की। जुपिटर मान लीजिए कि बैठा हुआ है लियो राशि में। ठीक है। लियो राशि नंबर 5 राशि सिंह राशि है। D9 में देखिए कि जुपिटर कहाँ गया है। मान लीजिए कि जुपिटर जाता है एक्वेरियस में D9 में। ठीक है, भाव कोई भी हो सकता है, हम सिर्फ यहां राशि की बात कर रहे हैं। तो 5 से 11 चला गया जुपिटर, फ्रॉम D1 टू D9। अब काउंट कीजिए यहां से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी कि 7 राशियां जुपिटर मूव हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? जुपिटर प्लैनेट 7वें घर के रिजल्ट देगा, यानी कि जुपिटर पार्टनरशिप के लिए अच्छा प्लैनेट है। तो जब जुपिटर की महादशा या अंतरदशा का पीरियड चल रहा हो, उस टाइम अगर आप शादी ब्याह करने जाएं तो वह एक अच्छा कार्य पॉसिबल है उस ड्यूरेशन में। या आप बिजनेस पार्टनरशिप करते हैं तो भी यही कहा जाएगा। इस तरह से ये राशि तुल्य नवमांश का दूसरा रूल एप्लीकेबल होता है। आप किसी और भी एग्जाम्पल पे ये लगा सकते हैं। मान लीजिए कि मार्स है, मार्स बैठा है कैंसर में। ठीक है। अब D1 की बात कर रहा हूं, मार्स बैठा है D1 के कैंसर में। नाउ D9 में मार्स जाके बैठ जाता है, मान लीजिए कि कन्या राशि, विच इज वर्गो। तो मार्स कितने घर चला? 4, 5, 6। वर्गो इज 6th राशि। तो मार्स फ्रॉम D1 टू D9 इट ट्रेवल्ड फॉर 3 हाउसेस। तीसरा घर को मालूम है कि हमारे पराक्रम का होता है, हमारे हॉबीज का होता है, हमारे एफर्ट्स का होता है, हमारे
हम अगर रिस्क का होता है, और मार्स भी इसी तरह का प्लेनेट है जो बहुत एग्रेसिव है, जो रिस्क लेना जानता है, जो जो एफर्ट मारता है, राइट। तो मार्स प्लेनेट के टाइम पर या मार्स को यूज करके हम इस तरह के फल को पा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मार्स की महादशा और अंतर्दशा चल रही है, उस टाइम आप कोशिश करते हैं कि मैं कोई बिजनेस सेटअप कर लूं, वो उस दशा में सक्सेसफुल हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी के प्लैनेट्स को भी समझ सकते हैं और उनका प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो ये तो हुआ सूत्र नंबर 2। चलिए बात करते हैं एक और सूत्र की, सूत्र नंबर 3। इस सूत्र में आप कैसे जाने कि आपकी कुंडली ओवरऑल वीक है या स्ट्रांग है। आप जाइए नवांश कुंडली में और देखिए कि आपके जो प्लैनेट्स हैं वहां, वो बेनिफिक प्लैनेट्स की राशियों में है या मैलेफिक प्लैनेट्स की राशियों में। काउंट कीजिए कि कितने प्लैनेट्स बेनिफिक प्लैनेट्स की राशियों में है, कितने मैलेफिक। बेनिफिक प्लैनेट्स यहां हम किसको मानेंगे, मून, मरकरी, जुपिटर एंड वीनस को। और मैलेफिक प्लैनेट्स होंगे सन, राहु केतु, सैटर्न एंड मार्स। राहु केतु दे डोंट ओन एनी हाउसेस, सो वी विल नॉट कंसीडर देम हियर। तो 3 ही प्लैनेट होंगे, सन, मार्स एंड सैटर्न। अगर आपके प्लैनेट्स ज्यादातर बेनिफिक प्लैनेट्स की राशि में है, इसका मतलब है आपका ओवरऑल चार्ट या आपकी ओवरऑल लाइफ अच्छी है, स्ट्रगल कम है। लेकिन अगर आपके प्लैनेट्स ज्यादातर मैलेफिक प्लैनेट्स की राशि में है, तो आपकी लाइफ में मुश्किलें आएंगी। अगर लगन आपका बेनिफिक प्लैनेट का है, तो आप उसको डबल काउंट कर सकते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। तो ओवरऑल काउंट कीजिए एंड देखिए कि आपकी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी। इसको एक एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करते हैं। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये एक नवमांश कुंडली है, ठीक है। तो इस नवमांश कुंडली का लगन है लियो का, और सारे प्लैनेट्स अलग अलग राशि में बैठे हुए हैं। मून बैठा है तुला राशि में, देन मार्स स्कॉर्पियो में, वीनस और राहु जुपिटर की राशि सेजिटेरियस में, सन, जुपिटर और मरकरी कैप्रिकॉन में, और सैटर्न बैठा है टॉरस में, केतु है जिम्नाई में। तो जो बेनिफिक प्लैनेट की राशि हैं, विच इज तुला, यानी कि एक प्लैनेट मून उसमें है, फिर सेजिटेरियस, वीनस और राहु 2 प्लैनेट और, यानी कि 3 हुए, और टॉरस में सैटर्न 4, केतु जो है जेमिनी में 5। जेमिनी मून की राशि हो गई, टॉरस वीनस की हो गई, एंड जो सेजिटेरियस है वो जुपिटर की। तो टोटल ऑफ 1, 2, 3, 4, 5 planets are sitting in the rashis which are of benefic planets, which means that 4 planets are in malefic sign, 5 are in benefic sign. So there seems to be a balance in the life of this native. So there will be struggles, there will be good part of life also, but overall life will be a combination of both the kind of events. So this is how you can judge the overall strength of the chart. If Lagna is also of benefic sign, then it will show a good strength of overall life. You can further refine this rule of checking how many planets are in benefic or malefic signs with the help of checking the tattvas. हमें मालूम है कि 4 तत्व होते हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर, ठीक है। अग्नि, पृथ्वी, वायु एंड जल। तो आप देखिए कि नवमांश कुंडली में कितने ग्रह
इन चारों तत्वों में है। अगर ज्यादातर ग्रह मान लीजिए कि अग्नि तत्व राशि में है, तो it shows that the person will get a good respect from others. अगर पृथ्वी तत्व राशि में है तो the person will be able to get materialistic pleasures. अगर वायु तत्व राशि में ज्यादा ग्रह हैं तो इसका मतलब है कि that native is very intelligent. एंड अगर जल तत्व में ज्यादा ग्रह हैं तो इसका मतलब है कि जो नेटिव है वो बहुत इमोशनल है और ही इज मोर रिलीजियस एंड वेरी गुड इन रिलेशनशिप्स। बात करते हैं सूत्र नंबर 4 की। सूत्र नंबर 4 की हेल्प से आप ये पता कर सकते हैं कि कोई प्लेनेट आपको अच्छे फल देगा या बुरे, कब देगा। कैसे पता करें ये? सबसे पहले चेक कीजिए कि जो प्लेनेट है वो D1 चार्ट में कहां बैठा है और वो किन किन भावों का लॉर्ड है। मान लीजिए कि हम बात कर रहे हैं सैटर्न की, और सैटर्न इज अ योग कारक प्लेनेट फॉर टॉरस राशि, राइट। तो टॉरस लग्न है और सैटर्न जो है 9वें और 10वें भाव का लॉर्ड होते हुए बैठा हुआ है चौथे घर में, यानी कि चौथा घर हुआ लियो राशि का। तो शनि बैठे हैं यहां पर। अब कैसे देखिए, योग कारक प्लेनेट है, अब कैसे जाने कि योग कारक प्लेनेट अच्छे फल देगा या बुरे देगा? तो चेक कीजिए कि D9 में शनि कहां जाके विराजित है। जिस राशि में शनि D9 में है उसका लॉर्ड D1 में कहां है? हम क्या बोलेंगे इसको? D9 में शनि जहां बैठे हैं वो होगा उसका नवांश राशि, और नवांशेष यानी द लॉर्ड ऑफ दैट राशि वेयर Saturn is placed, we have to check that in D1. मान लीजिए कि जो शनि है वो वहां जाके कर्क राशि में बैठे हैं D9 में, तो नवांशेष कौन हुआ? कर्क का लॉर्ड मून। चेक कीजिए मून D1 में कहां है। अगर मून स्ट्रांगली प्लेस्ड है D1 में, इसका मतलब है कि आपको शनि के रिजल्ट, 9th और 10th हाउस के रिजल्ट, आपके जो योग कारक प्लैनेट शनि है इस कुंडली में, उसके रिजल्ट मून की दशा अंतर और अंतरदशा में भी मिलेंगे, क्योंकि उसका जो नवांशेष है वो मून है और मून स्ट्रांगली अगर बैठा है। अगर मून वीक होगा तो जो हम सोच रहे थे कि सैटर्न योग कारक प्लैनेट है और बहुत अच्छे फल देगा, ऐसा नहीं होगा। तो मून की दशा अंतरदशा में डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे, और सैटर्न और मून, सैटर्न की महादशा और मून की अंतरदशा में रिजल्ट भी मिलेंगे, मून की महादशा और सैटर्न की अंतरदशा में भी रिजल्ट मिलेंगे। एक और इवेंट कब होगा या और अच्छा ट्रांजिट कब हो सकता है? जब सैटर्न और मून का कंजंक्शन हो ट्रांजिट में, दोनों के ट्रांजिट में। फॉर एग्जाम्पल अभी जो सैटर्न है वो एक्वेरियस राशि में ट्रांजिट कर गए हैं, राइट। मून जब भी एक्वेरियस राशि से मूव करेंगे, वो जो 2-3 दिन का समय होगा वो कोई अच्छा इवेंट देने की कैपेसिटी रखते हैं। साथ साथ ये भी देखिए, क्योंकि मून नवांशेष है तो मून जिस घर का लॉर्ड है उसके भी रिजल्ट मिलेंगे। तो इस कुंडली में मून किसका लॉर्ड होगा? 3rd हाउस का, क्योंकि ये टॉरस लगन की कुंडली है, राइट। सो 3rd हाउस से रिलेटेड रिजल्ट भी यहां मिलेंगे। रूल नंबर 5, सूत्र नंबर 5, कौन सा ग्रह है जो आपकी उम्र के किस साल में अच्छे या बुरे रिजल्ट देंगे? पहले बात करते हैं कि
कौन से साल है ऐसे आपकी उम्र में, आपकी लाइफ में, जो कि स्ट्रगलिंग होंगे, जो कि परेशानी भरे होंगे। उसके लिए जो सूत्र है वो इस तरह से है। ये आप किसी भी प्लेनेट पे लगा लीजिएगा, लेकिन अगर आप लगा रहे हैं शनि पे, मार्स पे या राहु पे, तो वो इंडिकेट करेंगे ऐसे वर्ष आपकी जिंदगी के जब आपको परेशानी आएंगी। अगर आप जुपिटर, वीनस, मरकरी के लिए चेक कर रहे हैं तो वो अच्छे साल इंडिकेट करेंगे। तो सबसे पहले ये समझिए कि जो नवमांश होता है वो एक राशि को 9 भागों में डिवाइड किया जाता है, राइट। तो एक राशि 30 डिग्री की होती है, अगर हम उसको 9 से डिवाइड करें तो आएगा 3 डिग्री 20 मिनट्स। तो एक जो नवांश होता है वो 3 डिग्री 20 मिनट्स का होता है। आप चेक कीजिए सबसे पहले कि आपका जो लगन है वो कितने डिग्री का है और कौन सी राशि का है। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपका लगन मिथुन राशि का है और लगन की डिग्री है से 4 डिग्री 5 मिनट्स, ठीक है, तो वो कौन से नवमांश में हुआ। नवमांश हम कहां से काउंट करेंगे, पहली राशि से। पहली राशि यानी एरीज से, तो एरीज राशि में 9 नवमांश हुए। दूसरी राशि टॉरस है, उसमें भी 9 हुए, तो टोटल 18 नवमांश हो गए। अब लगन है मिथुन राशि यानी कि तीसरी राशि का 4 डिग्री 5 मिनट्स। पहला पहला नवमांश मिथुन में हो गया 0 से 320। दूसरा नवमांश होगा 321 से 640। तो यानी कि जो आपकी लगन की डिग्री है वो मिथुन राशि के दूसरे नवमांश में, और टोटल अगर हम शुरू से गिने तो पहली 2 राशियों में 18 नवमांश हो गए, मिथुन राशि के दूसरा नवमांश, यानी ये टोटल 20वें नवमांश में आपके लगन की डिग्री है। ठीक है, अब आप उस प्लेनेट की बात कीजिए जिस प्लेनेट के बारे में आप जानना चाह रहे हैं कि कौन से वर्ष में वो आपको अच्छे या बुरे फल देगा। तो हम अगर शनि की बात करें कि भाई कौन से वर्ष में स्ट्रगल वाला टाइम हो सकता है, तो चेक कीजिए कि शनि कितने नवमांश में है। मान लीजिए कि शनि बैठे हैं कैंसर साइन में, जो कि चौथा है साइन, और डिग्री है उसकी 7 डिग्री 15 मिनट। ओके, अब आपको काउंट करना है कि वो टोटल कितने नवमांश में है। पहली 3 राशियों में 9 नवमांश है, तो हो गए 9 3 आर 27। और जो सैटर्न है, क्योंकि वो 7 डिग्री 5 मिनट्स पे बैठा है, यानी कि वो कैंसर साइन में 3rd नवमांश में बैठा है, क्योंकि 640 तक तो 2 नवमांश होंगे। तो 27 + 3 यानी वो 30th नवमांश में बैठा है। अब आप डिफरेंस निकालिए कि लगन के नवमांश से और जो सैटर्न का नवमांश है उसका डिफरेंस कितना है। तो यहाँ पे तो ये हुआ 30, जो सैटर्न का नवमांश है 30th नवमांश में है, और जो लगन था वो आपका 20th नवमांश में था, यानी 30 - 20 यानी 10। यानी आपकी लाइफ के 10th ईयर में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी बिकॉज ऑफ सैटर्न। इसी तरह से आप राहु से निकालिए, आप मंगल से निकालिए, तो वो आपको साल इंडिकेट हो जाएंगे कि कौन से साल में आपको ट्रबल आ सकती है। जुपिटर से निकालेंगे, वीनस से निकालिए, मरकरी से निकालिए, मून से निकालिए, देन यू विल कम टू नो दैट विच ईयर आर गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। मेथड बहुत सिंपल है। लगन की डिग्री का लगन का नवमांश का नंबर निकालना है, फिर उस प्लेनेट के नवमांश का नंबर निकालना है, और दोनों को डिस्टेंस चेक करना है। जो नंबर आएगा डिस्टेंस का, वही उम्र के साल में उस तरह के फल मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थे 5 नवमांश के सूत्र। कोशिश कीजिए इसको अपने कुंडली में, अपने फैमिली की कुंडली में, अपने फ्रेंड्स की कुंडली में लगाने की। आप देखिएगा कि आपको जरूर फल मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से रिलेटेड,
मुझे मैसेज करना मत भूलिए, इसमें आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इफ इट हैज हेल्प्ड यू इन लर्निंग समथिंग न्यू, please do appreciate by liking the video and also subscribe this channel Vedic Impressions. I'll see you in next video where we'll talk more about such sutras. Till then, take care of yourself. Namaste.